बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। एक चीज़ आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 मीन क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही थी तो मैंने इसके दो पार्ट्स बना दिए। जैसे पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया है और वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और आज की इस वीडियो में जो पार्ट 2 है इसमें हम क्वेश्चन 9 से लेकर आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा, आप जिस भी क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं उस टाइम कोड की मदद से आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं जी। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा देखें, पोजीशन वेक्टर से मुराद ये है, अब जब वर्ड यूज हुआ ना पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए, मतलब ओ से लेकर ए तक, ओरिजिन से ए, ओ से ए आपको आगे ये वैल्यू दी हुई है। और फिर जब बी की बात होती है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी से मुराद ओ बी, ओरिजिन से लेकर बी तक, ओ बी की वैल्यू ये वाली होगी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब यहाँ पर जो पहले ए है तो इधर से पहले नंबर वाली वैल्यू होगी, बी दूसरे नंबर पर तो दूसरे नंबर वाली वैल्यू बी की होगी। ठीक हो गया जी। पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं, फिर आगे जो है ना बाकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है जी। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पर हम एक ओरिजिन बना लेते हैं, ओरिजिन से लेकर ए तक। अब क्योंकि बात हुई है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए, तो ओरिजिन से लेकर सपोज कर लेते हैं जी ये कोई एक पॉइंट ए है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया हमारा ए, और इसको आप नाम दे दें ओरिजिन का। ओ से लेकर ए तक आपको जो वैल्यू दी हुई है वो है। इसी तरह पहले बी बना लेते हैं, फिर ओ से लेकर बी तक। अब सपोज कर लेते हैं जी कि हमारे पास यहाँ पर कहीं जो है ना वो पॉइंट बी है, इसी के सामने बना लें बेशक। तो यहाँ पर हम पॉइंट बी कर लेते हैं और ये हमारे पास ओरिजिन से बी तक। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। अब लिख लेते हैं पहले जी ए, ओ से लेकर ए तक, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। वो ये वाला है हमारा आई -2j और प्लस k। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट, और इसी तरह जो b है हमारा, b पोजीशन वेक्टर यानी कि o से लेकर b तक, वो ये वाला है। इसको भी हम लिख लेते हैं जी 2i + 3j और -k। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कहता है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर, एक और पोजीशन वेक्टर है o से लेकर, हमें नहीं पता वो किधर है। वो कहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। इतना क्लियर हो गया कि वो o से p है। अब ये नहीं पता p हमारा यहाँ पर कहाँ पर है। वो कहता है ये जो p है ना, p डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन को डिवाइड करे। आप कौन सी लाइन जी? ज्वाइनिंग a एंड b। जब आप a और b को आपस में ज्वाइन करेंगे, तो मैं सपोज ये ज्वाइन कर देता हूँ। वो कहता है इस लाइन को p डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? इन द रेशो 2:3। मतलब उसके आप यूँ समझ लें टोटल 5 हिस्से हैं, 2 हिस्से एक तरफ और 3 हिस्से एक तरफ इंटरनली। अच्छा, यहाँ पर आपको ये चीज़ बता दूं कि ये दो तरह के केसेस होते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा एक्सटर्नली है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अभी हम इंटरनली पे ही फोकस करेंगे। तो P हमें क्लियर हो गया जी कि P जो है वो रेशो डिवाइड करा इस लाइन को 2:3 में। मतलब ये हुआ कि उसके 2 हिस्से एक तरफ और 3 एक तरफ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जी कि इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं जी। सपोज कर लें, ये देखिए मैंने थोड़ा सा ये सा कम रखा है और ये ज़्यादा रखा है क्योंकि 2:3 है ना। इसको मैं 2 बोल दूंगा और इसको मैं 3 बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट P हो गया। अब ये बेसिकली OP हमने फाइंड करना है। इस OP को आप चाहें तो R का नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें। ठीक है, इसको हम R का नाम दे देते हैं। ये हमारा वेक्टर बेसिकली टारगेट होगा। अब ये वाली जो रेशो है इसको भी हम, अच्छा एक और चीज़ पहले हम ये लिख लेते हैं। ये हमारा वेक्टर हो गया O से A, इसी तरह ये O से B है तो हम इसकी डायरेक्शन भी O से B कर लेते हैं, और ये O से P है तो इसकी डायरेक्शन भी हम O से P कर लेते हैं। फिर आपने इनकी डायरेक्शन देखें, अब जैसे ये A है और यहाँ से आप AP कर लें। ठीक है, इसकी डायरेक्शन आप इस तरफ कर लें और ये आपका पोजीशन वेक्टर समझ लें हो जाएगा। इसी तरह यही डायरेक्शन आप इधर करें और ये समझें कि एक वेक्टर ये है, दूसरा ये, और ये इनका पोजीशन वेक्टर बन गया। बहरहाल चलें इस चीज़ में अभी डिटेल पे आगे हम जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको नाम दे देते हैं जी, ये हमारा 2 था और ये हमारा 3 था।
अच्छा, अब यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक फार्मूला है हमारे पास, उसको कहते हैं रेशियो फार्मूला। जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो इसमें ये जो ओ पी वैक्टर है या आर है, इसको फाइंड करने के लिए रेशियो फार्मूला यूज़ होता है। अब रेशियो फार्मूला क्या है जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय रेशियो फार्मूला। ठीक है जी, हमने लिख लिया बाय रेशियो फार्मूला। फार्मूला को भी मैं लिख लेता हूँ। रेशियो फार्मूला हमारा है जी, मैं आपके सामने लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू एन, ठीक है, ए प्लस एम बी डिवाइड बाय एन प्लस एम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ट्रिक कुछ बता देता हूँ। देखिए, वैसे आपकी बुक में शायद ये वाली चीज़ पहले लिखी होगी, ये बाद में लिखी होगी, लेकिन जब इंटरनली की बात होती है तो ये आपका फार्मूला पॉजिटिव रहता है दोनों साइंस, इसलिए इसको आप पहले लिख लें, इसको पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। ये आगे एक्सटर्नली जो केस आएगा ना, वो ज़रा आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा समझना पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे पास ये एन और ए भी तो आपको पता चल गया। अच्छा, ये ओ से लेकर ए तक, ये जो है ना, ये आपका ए होगा। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं जी, ये हमारा ए है, और ओ से लेकर बी तक ये हमारा जो है ना वो पोजीशन वेक्टर बी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये एन एम ये क्या चीज़ है। यहाँ से याद रखना है, ये जो आपने ओ से, ये जिस तरफ आपने डायरेक्शन बनाई है ऐसे, इसको पहले जो है ना, जो पहले नंबर वाला है, इसको आपने नाम दे देना है जी एम का। ठीक है, और ये वाला जो है इसको आपने नाम दे देना है एन का। ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया इस फार्मूला के अकॉर्डिंग एन ए, एन आपका ये 3 है, 3 आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, जैसे कि आप यूँ समझ लें क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमारे पास क्या होगा जी, एन हमारे लिए क्या नंबर है, 3 है, और इसके सामने ये जो ए है हमारा, ये वाला ए है, इसको मैं लिख लेता हूँ आई माइनस 2j और प्लस के। फिर आगे आ जाएगा जी प्लस, फिर एम है, एम आपके लिए क्या है, यहाँ पर 2 है जी, तो इसको हम लिख लेते हैं 2, और 2 साथ बी है, तो इसके सामने जो है ये बी है, तो 2i प्लस 3j माइनस के, और डिवाइड बाय आपने क्या करना है जी, m प्लस n। m आपका जो है ना वो 2 है, ठीक है, और 3 प्लस 2। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी कि इसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है, अब आपने सॉल्व करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट था कि ये लिखनी वैल्यूज़ कैसे हैं। अब 3 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 3i माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6j, आगे प्लस 3k, फिर प्लस, अब 2 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जी 4i प्लस 2 3 ज़ार, ये आ जाएगा 6j और माइनस 2k, डिवाइड बाय 3 प्लस 2 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब आई वाला आई के साथ सॉल्व हो जाएगा, देखें 3 है और इसके साथ 4 है, 3 और 4 ये हो जाएगा 7i, फिर माइनस 6j प्लस 6j, ये तो कैंसिल हो रहे हैं, 0 आ रहा है। ठीक है, 0j लिख लें, बेशक ना भी लिखें तब भी ठीक है। अब k के लिए 3 और ये माइनस 2, तो ये प्लस 1k, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप k लिखें और डिवाइड बाय 5। अब 5 को आप इन तीनों से अलग अलग डिवाइड कर दें, तो 5 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये 7/5i, मैं 0 से डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि 0 डिवाइड बाय 5 सारा 0 हो जाए, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप k वाला लिखें। जब कुछ भी नहीं होता तो 1/5 और ये k, ये आपका जो है जो वेक्टर आपने फाइंड करना था जी, वो आपका फाइनल फाइंड हो चुका है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है जी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में एक्सटर्नली हमने फाइंड करना है, जो पिछला था वो इंटरनली था। अच्छा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, मतलब जब बात होती है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए से, ए का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से लेकर ए तक ओ ए हो जाता है। इसी तरह भी मैं आपके सामने बना देता हूँ जी। अब सपोज कर लें कि ये हमारे पास कोई एक ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ पर हम एक पॉइंट कर लेते हैं जी ए, तो ये हमारा हो जाएगा जी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये ओ हो गया ओरिजिन, ये हमारा पॉइंट ए है, ओ से ए, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, और ये हमें गिवन है, ये वाला है। इसी तरह बी की बात हुई है, तो लेट्स सपोज, अच्छा यहाँ पर जब एक्सटर्नली है ना तो ये ज़रा केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, डायग्राम भी थोड़ी सी ज़रा इसकी डिफरेंट होगी। तो हम यहाँ पर ना कहीं जो है इसका वो बी कर लेते हैं जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर कहीं बी हो गया, सपोज ये हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर बी का हो गया। अच्छा, जब उसने फिर कहा कि आप सोच रहे होंगे ये कैसे सर कर रहे हैं, पिछला तो डिफरेंट था, अब वो केस और ये केस दोनों डिफरेंट है। ओ से ए आपको दिया गया जी, इसको बेशक आप ए का ही नाम दे दें जैसे पिछले पार्ट में हमने दिया था, ये आई माइनस 2j और प्लस के, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसी तरह बी के लिए जो है ना वो आपका ये वाली वैल्यूज़ है, इसको भी बेशक आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख दें।
तो ये मैंने साइड पे लिख दिया जी। अब वो कहते हैं द पोजीशन वेक्टर, एक और पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट Q डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी, ये जो लाइन है ना ए बी, ठीक है, ये लाइन अब इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:2 एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब होता है कि इसको आप वो एक डिवीजन का हिस्सा बना रहा है बाहर से। अब वो कैसे, अब यहाँ पर सपोज कर लें कि यहाँ पर कहीं पॉइंट हमारा, इसी को आप आगे कंटिन्यू करें, तो सपोज कर लें ये आपका पॉइंट एक जो बन रहा है यहाँ पर Q। अब इस Q ने इसको डिवाइड कर दिया इस ए बी को, देखें ये भी एक डिवीजन का हिस्सा बन गया और ये भी आ गया। इसको कहते हैं एक्सटर्नली। ये थोड़ा सा मुश्किल भी है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है जी एक्सटर्नली। आप सोच रहे होंगे ए बी को तो डिवाइड किया ही नहीं है, जबकि डिवाइड कर दिया है। अब देखिए ए बी इसी एक डिवीजन का एक हिस्सा बन चुका है, ठीक है। अब एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ठीक है। अच्छा ओ क्यू जो है ये हमने बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 3:2, यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3:2 को आपने लिखना कैसे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सारा होता है, ठीक है। आप इसे इनकी डायरेक्शन भी बना लें जैसे आपने पहले बनाई थी, सेम डायरेक्शन आपकी हो जाएगी और ये डायरेक्शन भी ये सारी जैसे हमने पहले बनाई थी। अब ये याद रखना है ए से लेकर Q तक ये सारा जो है, ठीक है, ये सारी रेशो जो बनती है ये जो ये वाली होगी 3, जो ज़्यादा वाली है ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और ये जो कम वाला है ये आपका A से B तक होता है, ठीक है, इसको आप 2 कह दें। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मैंने आपको कहा था इधर से आपने लिखना है ये आपका M हो जाएगा और ये वाला आपका N हो जाएगा, ठीक है। इसको साइड लिखता हूँ कहीं पावर ना आप समझ लें, ठीक है, = N समझ लें और ये आपका समझ लें कि M है। जैसे हम लिखते हैं ना अपनी मर्जी से M N आप P Q कुछ भी लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको पहले फार्मूला लिखता हूँ फिर अगेन ये बात आता हूँ। देखिए अब हमारे पास रेशो फार्मूला क्या है जी, रेशो फार्मूला हमारे पास है जी R = NA। आपने प्लस लिखा था, आप माइनस लिखना है। ये एक्सटर्नली केस में ये होता है कि माइनस आ जाता है, ठीक है, डायरेक्शंस का आता है और ये आ जाएगा जी N-M। सिंपली इसका प्रूफ भी है लेकिन फिलहाल हम प्रूफ पे नहीं जा रहे, तो नेगेटिव आपने कर देना है। पिछले पार्ट में आपने प्लस लिखा था, अब यहाँ पे माइनस कर देना है। अब आपने N आपका यहाँ पर क्या है जी 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है A के साथ और M जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर N की वैल्यू हमारे पास जो है वो 3 है जी, और 3 और A की वैल्यू हमारे पास है I - 2J और प्लस K फिर माइनस है, और M की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 है, 2 और आगे B की वैल्यू हमारे पास ये क्वेश्चन में भी गिवन है तो वो आप लिख लें जी, जो कि है 2I + 3J - K और डिवाइड बाय N - M, तो ये आ जाएगा जी 3 - 2, ठीक है जी। अब आप सिंपली जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इस सब से मल्टीप्लाई करें तो ये 3I - 3 2 6J और प्लस 3K, ठीक है। आगे माइनस है, ये याद रखना है, माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा 4I, आगे माइनस, ये प्लस इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 6J और फिर आगे प्लस 2K, ठीक है। और डिवाइड बाय 3 - 2, 3 - 2 1 होता है, तो 1 मेरे ख्याल में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखें I वाला I के साथ सॉल्व होगा, 3 - 4 तो ये आपके पास आ जाएगा -I। अब -6 और -6 ये -12J हो जाएगा और 3K और ये 2, ये 3 और 5 ये आ जाएगा जी टोटल 5K, ठीक है। और यही आपका जो आपने फाइंड करना था जी वो आपका सॉल्यूशन फाइंड हो चुका है। और इसके साथ मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ कि ये एक्सटर्नली है, ठीक है। एक्सटर्नली और इंटरनली में ज़रा डिफरेंस होता है, तो एक्सटर्नली में माइनस आ जाता है और इंटरनली में प्लस आ जाता है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 है 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। मैं आपको बताता हूँ जी वर्टिसेस क्या होते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं जी, रफ सी बना लेता हूँ, अच्छी सी आप लोगों ने खुद बनानी है। तो ये एक साइड होगी इसकी और ये नेक्स्ट, ठीक है जी। कोई इतनी अच्छी मैं नहीं बना लेता, आप लोग ज़रा अच्छी बनाइएगा, ठीक है। अब उसका नाम है ABCD। लेट्स तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये हमारे पास C और ये D हो गया। तो ये बन गया जी पैरेललोग्राम। अब वर्टिसेस वर्ड निकला वर्टिक्स से, वर्टिक्स कहते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पे दो लाइनें आपस में ज्वाइन करें ये वर्टिक्स है, ये दूसरा वर्टिक्स है। जब 2 या 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हम वर्टिसेस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, अब टोटल 4 है ना, 4 में से 3 उसने दे दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से? ए बी और सी, ए बी और सी उसने दे दिए, ठीक है। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, लेट्स सपोज ये हमारे पास ए है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी? ये लिखी हुई है 3 और -4। फिर बी की वैल्यू हमारे पास है जी -1 और -3, ठीक है। इसके बाद सी की ये वैल्यू है, डी की वैल्यू हम खुद से लेट कर लेते हैं, ठीक है। डी की वैल्यू हमें तो नहीं पता, हमने फाइंड करनी है। फाइंड द फोर्थ, देखिए यहाँ पे वर्ड उसने वर्टेक्स यूज किया क्योंकि एक की बात हो रही है, तो ये हम लेट कर लेते हैं जी। एक्स वाई फिलहाल लिख लेते हैं, एक्स वाई की जगह कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कि लेट फोर्थ वर्टेक्स डी एक्स वाई, ये बात हमने जो की है। अच्छा, अब हम स्टार्ट कैसे लेंगे जी? देखें, एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने का मतलब ये है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड है, जैसे ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, ये साइन होता है पैरेलल का, मतलब ए बी, ठीक है, पैरेलल है डी सी के। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखना है, ए बी, ए से आपने स्टार्ट किया, ए बी, इधर से फिर डी सी करेंगे, डी सी पैरेलल है जो है ना वो ए बी के। और इसी तरह ए डी जो है, ये ए डी है, ए डी जो है वो पैरेलल है किसके जी? बी सी के, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखना है जब दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं। अब इसके साथ साथ आपको ये भी पता है जो पैरेललोग्राम होती है उसमें साइड्स तो पैरेलल हैं और वो ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं। ये पैरेललोग्राम में आपने याद रखना है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक लिखना है। लेट्स सपोज मैं यही लिख लेता हूँ कि ए बी, ठीक है, ए बी जो है वो इक्वल भी होगी डी सी के। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि पैरेललोग्राम की ये निशानी है कि उसकी साइड्स पैरेलल भी होती हैं, ऑपोजिट साइड्स, और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। अब इसी से ही हमारा जो वर्टेक्स है डी वो फाइंड हो जाएगा। आप चाहें तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं। मैं किसी इन दोनों में से एक को ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब ए बी आपको पता है इसका क्या फार्मूला बनेगा जी? वो हमारे पास होता है ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा ओ सी माइनस ओ डी, ठीक है। ये आपको लिखने का आइडिया है। अब ओ बी से मुराद बी वाला जो वर्टेक्स है, ठीक है, ये बी वाली जो वैल्यू है ये हम लिख लेते हैं जी। ये हमारे पास है -1 और -3, फिर माइनस ए की जो वैल्यू है ये भी हमारे पास गिवन है जो कि है 3 - 4, फिर इज इक्वल टू, अब सी की वैल्यू भी हमें पता है जो कि है -6 और 2, और माइनस डी की वैल्यू हमें तो नहीं पता लेकिन हमने सपोज की हुई है एक्स और वाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें से ये माइनस करना है, माइनस करने का तरीका ये है, पहले में से पहला माइनस हो जाएगा, यानी कि -1 में से माइनस होगा -3, और इसी तरह -3 में से हम माइनस करेंगे -4। देखिए, माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह -6 में से माइनस हो जाएगा ये -x, और 2 में से माइनस होगा y, 2 - y। अब ये सॉल्व भी हो सकता है, -3 - 4 ये हो जाएगा -4, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ये -6 और -x, इसी तरह, और इसी तरह 2 - y भी इसी तरह आ जाएगा। अब हम जो है वो इसको कंपेयर करेंगे। बेशक आप इसको आई जे की फॉर्म में लिख लें, वैसे आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के, नहीं तो आप इसको यूं कर लें, पहले माइनस, अब 4i हो जाएगा, और ये प्लस जे इसको आप लिख सकते हैं, और ये जो है -6 - x ये आपका हो जाएगा जी i, ठीक है, और आगे प्लस 2 - y और ये j। अब आप कंपोनेंट्स को कंपेयर करें तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी कंपेयर दी कंपोनेंट्स, ठीक है। आप देखें i का कंपोनेंट्स इधर क्या है जी -4, ये इक्वल हो जाएगा इधर से i के जो कि -6 - x है। इसी तरह j के देखें, j का यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर j का देखें 2 - y हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, ये जो -6 है, बेशक -x को आप इधर लें, इधर आके ये +x हो जाएगा, और इधर रह जाएगा -6, ये -4 इधर आके +4, इस तरीके से ये हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है जी। ये -2 आ गया x। अब y की वैल्यू -y है ना, तो आप इसको इधर लें, ये +y हो जाएगा, और ये 2, ये 1 इधर आके -1, तो ये हमारे पास आ गया 1। देखिए, हमने बेसिकली टारगेट हमारा x और y था, क्यों? क्योंकि हमने जो डी वर्टेक्स फाइंड करना है वो है जी x और y के इक्वल, और यहाँ पर d को मैंने एज इट इज लिखा, x की जगह मैं लिख रहा हूँ -2 और y की जगह मैं लिख रहा हूँ 1, तो ये हमारा जो डी वर्टेक्स है जी ये फाइंड हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2 है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ a b c d टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम।
अगेन क्वेश्चन कुछ इसी तरह ही है, ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे हम बना लेते हैं जी। तो ये साइड एक होगी पैरेललोग्राम की, इसी तरह ये एक साइड और ये बनाई जी हमने, तो ये हमारी एक पैरेललोग्राम बन गई है। इसका नाम हम रख लेते हैं जी ए बी और ये सी और ये हमारे पास डी हो गया। अब जबकि ए बी सी डी वगैरह सारे हमें गिवन है, पैरेललोग्राम में आपको पता है ये साइड पैरेलल होती है इसके और ये वाली साइड पैरेलल होती है इसके और ये आपस साइड इक्वल भी होती हैं आपस में। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम का मतलब है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, इसी तरह ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। अब पैरेलल के साथ साथ ये साइड्स आपस में इक्वल भी होती हैं, तो मैंने इसी को कंसिडर कर लिया। आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ए बी आपको पता है जी कि ये इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, जैसे ओ बी फिर ए। इसी तरह ये सी पहले आ जाएगा तो उसको हम ओ सी लिखेंगे माइनस ओ डी लिखेंगे। अब बी से ओ बी से मुराद बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू देखें हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि है हमारे पास 4 और फिर y है जी, ठीक है, फिर माइनस ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 और 2 है, इज इक्वल टू सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास x और ये 6 माइनस डी की वैल्यू 3 और 5। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें से ये माइनस करना जी, 4 माइनस 1 हो जाएगा और y माइनस 2 हो गया। इसी तरह यहाँ पर x माइनस 3 और 6 माइनस 5 ये सॉल्व भी हो सकता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और ये y माइनस 2 इज इक्वल टू ये x माइनस 3 और ये 6 माइनस 5 का मतलब है जी 1। अब बेशक इसको आई जे की फॉर्म में लिख के फिर कंपेयर कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3i प्लस अब y माइनस 2 ये हो जाएगा j इज इक्वल टू, इसी तरह अब इसको अगर आप लिखें तो ये x माइनस 3 ये हो जाएगा जी i और ये प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ j लिख लें। अब आप कंपेयर करेंगे, ठीक है जी, कंपोनेंट्स को कंपेयर करना है। i का कंपोनेंट इस तरफ देखें तो 3 है और इस तरफ देखें तो x माइनस 3 है। फिर इसी तरह j का कंपोनेंट देखें तो y माइनस 2 इज इक्वल टू, इस तरफ कुछ भी नहीं है तो ये 1 हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x पॉजिटिव है, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6। ठीक है, इसको चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6। अब y तो बड़ा आसान है जी, सिर्फ आपने माइनस 2 को उधर शिफ्ट करना है तो 1 प्लस 2 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 3। सो आपके पास टारगेट यही था कि x और y की वैल्यूज फाइंड करें, जो कि दोनों फाइंड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है जी, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लें क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं कि ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, मुख्तलिफ तरह की 4 साइड डिफरेंट टाइप्स में आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बना रहा हूँ जी, सपोज ये हमारे पास एक साइड होगी, ठीक है, और इसी तरह ये हम दूसरी और ये नेक्स्ट कर लेते हैं और इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास एक शेप बन गई। आप डिफरेंट टाइप्स की बना सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं ऐसे ही बनाएं। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल शेप बन गई है। क्वाड्रिलेटरल मीन 4 साइड्स, क्वाड्री, ठीक है, 4 साइड्स वाली जो शेप होती है। अब वो कहता है कि ये जो शेप है आपके पास, इसको नाम भी दे देते हैं जी, ये हमारे पास एक, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई वैल्यूज़ वगैरह नहीं दी हुई, सो हम साथ साथ खुद जो है ना वैल्यूज़ देखते हैं। ये हमारे पास ए हो गया, इसको हम ए कह देते हैं वेक्टर के हिसाब से, और ये बी और ये बी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम सी कह देते हैं और ये सी, इसको हम डी कह देते हैं और ये हमारे पास डी हो गया। ठीक है जी, फिर वो आप दोबारा से पढ़ते हैं। वो कहता है शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब इसके जो साइड्स है ना, मिड पॉइंट्स, इनको आपस में ज्वाइन करें। सपोज ये हमारे पास एक इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, एक इसका ये मिड पॉइंट हो गया, इस ये मिड पॉइंट हो गया और ये मिड पॉइंट हो गया। इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है आपने, ठीक है। तो हम जो है ना इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं जी, कि इस तरीके से ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट इसको भी आप ज्वाइन करें, ये ज्वाइन हो गया, इन दोनों को आप ज्वाइन कर लें तो ये हमारे पास, और इसी तरह ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये सारे हमने ज्वाइन कर लिए। वो कहते हैं ज्वाइन करने के बाद कंसेक्टिवली आप इनको ज्वाइन करें फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये जो अंदर एक शेप बनेगी ये पैरेललोग्राम है। ठीक हो गया जी। अच्छा, यही चीज़ हमने साबित करनी है। अब लेट्स सपोज ए बी सी डी नाम दे चुके हैं, इसको हम ई कह देते हैं
और ये हमारे पास F, और ये हो जाएगा जी G, और ये हो जाएगा H। अब देखें हमें पता है कि ये E जो है एक मिड पॉइंट है A और B का, सो इसलिए हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए A, ठीक है। A को प्लस इसमें B करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये मिड पॉइंट का फार्मूला भी होता है। इसी तरह F मिड पॉइंट है B और C का, तो यहाँ पर ये हमें क्लियर होना चाहिए B प्लस C डिवाइड बाय 2। F की वैल्यू होगी G के लिए आप C और D कह सकते हैं जी यहाँ पे, सो यहाँ पे C प्लस D करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, और S के लिए आप A D कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ A प्लस D डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास S की वैल्यू होगी। तो ये कुछ हमारे पास बन गई जी डायग्राम। अब हमने साबित ये करना है कि ये जो EFGH है, ये वाली शेप, ये पैरेललोग्राम है। अब आपको पता है पैरेललोग्राम तब होती है जब ये साइड इस साइड के पैरेलल हो और इक्वल भी हो, इसी तरह ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। हम इसकी यूँ एरो भी बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये साइड EF पैरेलल होगी HG के, इसी तरह EH पैरेलल होगा FG के, ठीक है जी। और ये पैरेलल के साथ साथ ये इक्वल भी होंगे। हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल हैं कि नहीं, इस तरह ये साबित हो जाएगा। वेरी सिंपल है जी। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं कि ये ABCD क्या है, और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं जी लेट ABCD इज़ आ पैरेललोग्राम, इज़ आ, ये जो ABCD है ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD इज़ आ क्वाड्रिलेटरल, ठीक हो गया जी। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास EFG और H, ये हमारे पास है जी। पहले तो ये लिख लें कि ये E क्या चीज़ है, अलग अलग लिख लें। E हमारे लिए E, इसके साथ कमा बनाए, फिर F और G और H, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास हैं जी मिड पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल शेप के मिड पॉइंट्स हैं, ये हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद अब हमने ये साबित करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, वी हैव टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है जी कि EFGH, अब ये गठी लिख लें, EFGH इज़ आ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये बात हमने जो है वो प्रूव करनी है। अब प्रूव कैसे करेंगे, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये साइड इस साइड के पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होनी चाहिए, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल होते हैं तो समझ लें कि ये पैरेललोग्राम है। फिर आगे जाके मज़ीद चीज़ें भी आपको बताता हूँ। सो अभी हम सबसे पहले EF फाइंड करते हैं जी, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं E और ये F। EF का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए जी। अब वो फार्मूला हमारे पास है OF, ठीक है, OF माइनस OE, इसी हिसाब से ये F और फिर E। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट करें, OF की वैल्यू, OF मीन F की वैल्यू, F की वैल्यू ये वाली है जो कि हमारे पास है जी B प्लस C डिवाइड बाय 2, फिर माइनस, इसको बेशक ब्रैकेट में लिख लें, OE की वैल्यू, E की वैल्यू आपके पास ये वाली है जो कि है जी A प्लस B डिवाइड बाय 2। फिर यहाँ पर आगे सॉल्व कर लें। देखें अब इन दोनों में 2 है, आप इस 2 को, जो डिवाइड वाला 2 है ये कॉमन ले लें, बाकी क्या रह जाएगा इधर B प्लस C, आगे देखिए माइनस है तो इनके साइन चेंज होंगे, माइनस A की माइनस B हो जाएगा, माइनस A माइनस B, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करें, कि अगर हो रहा है सॉल्व तो 1/2 इसी तरह, और इसमें ये B जो है ना ये आपस में कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का माइनस का, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास C माइनस A। क्योंकि ये ऐसी वैल्यूज हैं सॉल्व तो नहीं हो रही, इसको आप नाम दे दें 1 का। अब हम इसी के जो सामने है वो है, देखिए हमने डायरेक्शन लिया EF, इधर से E से स्टार्ट लिया है तो इधर से आपने H से स्टार्ट लेना है, HG आप फाइंड करें। अब इसके साथ ये लाजमी है कि HG दोनों, इसका आंसर भी यही होना चाहिए, तब तो पैरेललोग्राम बनेगी। अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी H और G, ठीक है। डायरेक्शंस हैं लाजमी मैटर करती हैं, इसलिए इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो HG आपको पता है इक्वल होता है जी OG के माइनस OH के। अब इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें, OG की वैल्यू, G की वैल्यू ये आपके पास लिखी हुई है जो आपने फाइंड की थी, फाइंड नहीं की थी आप समझ लें कि आपने बड़ी आसानी से लिख ली थी। तो ये C प्लस D 2 है माइनस, और H की वैल्यू आपके पास A प्लस D डिवाइड बाई 2 है। अब अगेन यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लें। देखें ये जो 2 है कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रहेगा जी C प्लस D, आगे देखिए माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस A माइनस D, माइनस A माइनस D हो जाएगा।
और इसमें देखें क्या रह गया, बाकी इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, डी एफ में कैंसिल हो गया, सी माइनस ए, तो यहाँ पर आ गया जी सी माइनस ए, इसको आप नाम दे दें 2 का। देखें वैसे दोनों का आंसर सेम है, इट्स मीन ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होगी। अब इन दोनों को देखते हैं कि ये भी इक्वल हैं कि नहीं। अब हम नेक्स्ट जो है वो एफ जी फाइंड करेंगे, एफ जी के बाद फिर ई एच फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने लिख लिया एफ जी। एफ जी का क्या फार्मूला है जी, हमारे पास ओ जी माइनस ओ एफ। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ओ जी की वैल्यू ये ऊपर भी लिखी हुई है जी, सी प्लस डी डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 2, फिर आगे माइनस ओ एफ की वैल्यू आप यहाँ से भी देख लें, नहीं तो डायग्राम में मैंने लिखी हुई है। ओ एफ की वैल्यू आपके पास है जी बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। अगेन इसमें 2 आप कॉमन लें, 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा जी सी प्लस डी, फिर देखें माइनस है, इनके साइन चेंज हो गए, माइनस बी माइनस सी लिखेंगे, माइनस बी माइनस सी, अब इज इक्वल टू 1/2। देखें इसमें आपके पास सी इस दफ़ा कैंसिल हो रहा है, तो बाकी रहेगा जी डी माइनस बी, ठीक है, डी माइनस बी। तो ये आपके पास, इसको आप नाम दे दें 3 का। अब देखें आपने फाइंड किया जी एफ जी, ये वाला एफ जी। इसी तरह अब आप ई एच इसके सामने जो बन रहा है, ई एच अब आप फाइंड करेंगे, ठीक है जी। ई एच हमारे पास इक्वल होगा ओ एच के माइनस ओ ई के। अब इनकी वैल्यूज़ लिखें जी, ओ एच की वैल्यू आपके पास की लिखी हुई है, नहीं तो डायग्राम से देख लें, तो ये आपके पास ए प्लस डी डिवाइड बाई 2 माइनस ई की वैल्यू आपके पास है जी ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब इसमें भी आप 1/2 कॉमन लें, इधर से रह जाएगा a प्लस डी, फिर आगे माइनस है, इनके साइन चेंज होंगे, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। इसमें आपका a कैंसिल हो गया, तो ये रह गया जी d माइनस बी, इसको आप नाम दे दें 4 का। आप देखें जी अपोजिट साइड जो है वो इनकी आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं जी फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 से अगर हम देखें, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, दोनों का आंसर इक्वल है। इक्वल होने से मुराद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई एफ जो है वो इक्वल है एच जी के, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह फिर हम फ्रॉम 3 and 4 से हम क्या लिख सकते हैं जी, 3 4 से हम ये लिख सकते हैं कि एफ जी जो है वो इक्वल है किसके जी, ई एच के, ठीक है। अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं। जब अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये एक पैरेललोग्राम है। लेकिन अब यही कंडीशन तो होती है उसमें रेक्टेंगल में भी, उसमें भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, तो इसको रेक्टेंगल से ज़रा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक और चीज़ आपने यहाँ पर कर देनी है, वो ये है कि ई एफ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ई एफ का डॉट प्रोडक्ट ई एच के साथ ये जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। मैं आपको अगेन रिपीट करता हूँ, देखें ई एफ और एच जी, सॉरी ई एफ और ई एच, ये वाली साइड ये और ये, इनके बीच में 90 का एंगल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर 90 का एंगल बने तो वो रेक्टेंगल होती है। तो यहाँ पर इसमें कंडीशन एक्चुअली यही है कि जब आप इस साइड का और इस साइड का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर वो 0 आ जाए, वेक्टर्स में ये होता है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो अगर वो 0 आ जाए तो वो 0 से मतलब ये होता है कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं और 90 का एंगल बना रही हैं। लेकिन जब 0 के इक्वल ना आए तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हैं। सो दैट्स वाई ये हमने यहाँ पर ये भी लिख दिया कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 नहीं है। क्यों, कैसे हमें पता चल गया, आप इसे चेक करके देख लें, क्योंकि ये जो हमारे रिजल्ट आए हुए हैं ना, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं, इनका अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करें भी ना तो वो 0 नहीं आता। सो इसी बिना पे हम ये कह सकते हैं कि ई एफ जी एच इज़ आ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया जी, ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है जी, शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स एंड मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर भी क्वाड्रिलेटरल शेप है और उसके अंदर जब वो मिड पॉइंट्स वगैरह ज्वाइन करेंगे तो वो शेप क्या बनेगी, पैरेललोग्राम बनेगी, और ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ऐड कर लेते हैं और फिर उसके अंदर वो मिड पॉइंट्स जैसा कि हमें बताया गया है डायगोनल्स के और अपोजिट साइड्स के ज्वाइन करेंगे, पैरेललोग्राम बनेगी, वो हम यहाँ पर प्रूव भी करेंगे।
तो यहाँ पर जरा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जी क्वाड्रिलेटरल शेप आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाई है वो वाली नहीं बनानी, क्योंकि वो बनाएंगे तो फिर आपकी जो पैरेललोग्राम है वो आपको समझ ही नहीं आएगी कि वो किधर बन रही है और कैसे बन रही है, तो थोड़ा क्लियर नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। बाकी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैं ज़रा डायगोनल क्वाड्रिलेटरल शेप कुछ ऐसी बनाता हूँ जिसके अंदर पैरेललोग्राम भी प्रॉपर ईजीली बन जाए। तो हम यहाँ पर कुछ शेप क्वाड्रिलेटरल की लेट्स सपोज जी ये एक साइड कर लेता हूँ, ठीक है, ये एक साइड होगी। इसके साथ साथ ये थोड़ा सा ना टेढ़ी सी एक शेप बनेगी, ठीक है, इससे ज़रा पैरेललोग्राम जो है ना वो इजीली बनेगी। और इसके साथ हम यहाँ पे ये कर लेते हैं जी एक साइड, और इसको फिर हम ज्वाइन कर लेते हैं इससे। देखें 4 साइड्स हैं इसके अंदर भी, ठीक है। ये शेप हमारी क्वाड्रिलेटरल, ये सीधी सी लाइन ड्रा करनी है, ज़रा मुझसे बाय मिस्टेक ऐसा हो रहा है। तो ये आपकी क्वाड्रिलेटरल शेप है, इसको आप नाम दे दें, ये आपका ए हो गया, ठीक है। इसको आप प्रॉपर नाम दे दें जी, ये ए इसका, और ये आपके पास नेक्स्ट बी है, ठीक है। जब भी कोई नाम क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं गिवन तो फिर आप ये खुद से ना इनके साथ साथ लिखते जाएं। और ये आपका सी है जी, और ये इसका सी हो गया, नेक्स्ट ये डी है और ये इसका डी हो गया। अब आप देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स। अच्छा, इसके डायगोनल्स भी आप ड्रॉ कर लें। एक डायगोनल आपका ए से लेकर सी तक होगा, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं जी, ए से सी ये डायगोनल हो गया। और दूसरा डायगोनल आपका बी से डी या डी से बी आप कह सकते हैं, इसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये भी ड्रॉ हो गया, ठीक है जी। अब वो कहता है जी कि शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल। अब डायगोनल के मिड पॉइंट्स, अब सपोज कर लेते हैं कि ये जो डायगोनल ए सी है, ए सी का मिड पॉइंट, अच्छा लाजमी नहीं है यहाँ पे होगा, ठीक है, मिड पॉइंट इसका अंदाजे से हम कह देते हैं जी कि सपोज यहाँ पे कहीं बन रहा है, ठीक है। ये हो गया इस डायगोनल का मिड पॉइंट, और इस डायगोनल का मिड पॉइंट जो है वो सपोज कर लें जी कि यहाँ पे कहीं बन रहा है, ठीक है, ये हो गया इसका मिड पॉइंट। अच्छा, इसके बाद वो कहता है मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू ऑपोजिट साइड्स। अब इनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट, अब लेट्स सपोज एक साइड हम ये वाली कंसिडर करते हैं, इसके मिड पॉइंट सपोज ये वाला है जी, ठीक है, और दूसरा हम जो है ना साइड ये वाली कंसिडर कर लेते हैं ऑपोजिट इसके, और इसका मिड पॉइंट सपोज कर लें जी यहाँ पे कहीं है। इन मिड पॉइंट्स को देखें, 2 मिड पॉइंट डायगोनल वाले हैं और 2 ऑपोजिट साइड्स वाले हैं, ठीक है, ऑपोजिट ये साइड और ये साइड एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब इन मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें, तो ये साइड, ठीक है, और ये ज्वाइन हो गए। इसी तरह इसको आप ज्वाइन करें और इसको आप ज्वाइन करें, तो ये जो शेप बन रही है, ठीक है, कोई अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन आपने कोशिश करनी है अच्छी सी लाइन ड्रॉ करें ताकि अच्छी बने। ये जो शेप है ये आपकी वो कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, इस चीज़ को आप प्रूव करें। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इट्स मीन ये साइड पैरेलल होगी इस साइड के, और ये साइड जो है ये पैरेलल होगी इस साइड के, और पैरेलल के साथ साथ ये आपस में इक्वल भी होंगी। अब ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट किसका है जी, बी डी का। तो इसका मतलब है ये हमें क्लियर, पहले तो चले नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो ये हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं जी ई का, और इसके सामने जो साइड है इसको हम नाम दे देते हैं एफ का, और इसके बाद फिर इसको नाम दे देते हैं जी जी, और इसको हम नाम दे देते हैं एच का, ठीक है। अब ये जो ई है ये मिड पॉइंट है जी बी और सी का, सो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, और इसी तरह एफ जो है वो ए और डी का है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं ए प्लस डी डिवाइड बाय 2, ठीक है। और इसके बाद जो जी है हमारे पास, जी जो है ये मिड पॉइंट है, ये डायगोनल है ना, ये बी और डी का है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें बी प्लस डी डिवाइड बाय 2, और एच जो है ये ए और सी का है जी, तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं ए प्लस सी डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स भी लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं कि ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, फिर मिड पॉइंट्स का जिक्र करते हैं, और मिड पॉइंट्स के बाद हम फिर पूरी शेप का जिक्र करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं जी। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने ये कहा है कि लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि ई और एफ, पहले साइड का, क्योंकि डायगोनल्स भी हैं और साइड्स भी हैं, ई और एफ का पहले जिक्र कर लेते हैं। ई एफ, फिर हमने लिखा जी कि ई एंड एफ, ये वाला ई और ये एफ बी द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ऑफ ऑपोजिट साइड्स के बाद फिर हम डायगोनल्स का जिक्र करते हैं, ये जी और एच, जी एंड एच बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। अब ये चारों पॉइंट्स आपस में मिलके क्या बना रहे हैं जी, एक पैरेललोग्राम।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी हैव टू प्रूव दैट ई एफ जी एच इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाली साइड यानी कि जी ई ये इक्वल होने चाहिए एफ जी के, इसी तरह फिर जी एफ इक्वल होने चाहिए ई एच के। तो ये चारों साइड्स फाइंड करते हैं जी वन बाय वन। सबसे पहले हम जी ई फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी के जी ई, ठीक है, ये जी ई अब किसके इक्वल होगा जी, फार्मूला जो हमारे पास होता है ओ ई, ठीक है, ओ ई माइनस ओ जी के। अब ये सारी वैल्यूज़, ओ ई की वैल्यू हमारे पास ये वाली है जो कि है जी बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 माइनस ओ जी की वैल्यू हमारे पास बी प्लस डी डिवाइड बाई 2। इनमें आप जो है ना 1/2 कॉमन ले लें। देखें ये नीचे वाला 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया जी बी प्लस सी। देखिए माइनस है तो इनके साइन चेंज होंगे, माइनस बी माइनस डी करेंगे, माइनस बी माइनस डी और 1/2, ठीक है। आगे देखें इनमें से बी कैंसिल हो गया, सी माइनस डी रह गया, सी माइनस डी, और इसको आप नाम दे दें 1 का। इसके जो बिल्कुल सामने है दूसरा एफ जी, सॉरी एफ और एच, ये आप फाइंड कर लें, वो दोनों इक्वल, उसका भी आंसर यही वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी एफ एच, ठीक है। एफ एच आपके पास इक्वल आता है जी ओ एच, ठीक है, ओ एच माइनस ओ एफ के। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेते हैं जी। इसकी वैल्यू हमारे पास है जी ए प्लस सी, डायग्राम में सारी लिखी हुई हैं, डिवाइड बाई 2 माइनस ओ एफ की वैल्यू हमारे पास है जी ए प्लस डी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब आप ये 2 कॉमन ले लें, बाकी ये रह जाएगा ए प्लस सी माइनस, तो इनके साइन चेंज, माइनस ए माइनस डी, माइनस ए माइनस डी, और इस तरीके से 1/2। इसमें देखें ए कैंसिल हो रहा है, बाकी रह गया सी माइनस डी, इसको आप नाम दे दें 2 का। देखें ये दोनों आंसर सेम है, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा जी, इन दोनों का तो हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट हम लेंगे जी एफ, जी एफ के बाद हम लेंगे ई एच, ठीक है। सबसे पहले भी जी एच ले लेते हैं। जी एफ इक्वल है जी ओ एफ के, फिर आगे ओ जी के। ओ एफ की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर भी लिखी हुई है, वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ओ एफ की ए प्लस डी डिवाइड बाई 2 माइनस ओ जी की वैल्यू अब ये वाली नहीं है, नहीं तो डायग्राम में हमने लिखी हुई है जी। वैल्यूज़ की आ जाएगी बी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये 2 आप कॉमन लें तो 1/2 हो जाएगा। इसमें रह जाएगा जी ए प्लस डी, माइनस है ना तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस बी माइनस डी। अब इसमें देखें क्या कैंसिल हो रहा है, 1/2। इसी तरह इसमें हमारे पास ये डी कैंसिल हो रहा है तो ए माइनस बी रह जाता है, ए माइनस बी, इसको आप नाम दे दें 3 का। अब नेक्स्ट जो आपने फाइंड करना है जी, जी एफ के जो बिल्कुल अपोजिट है उसके सामने है, वो आपके पास है ई एच। ई एच आपके पास इक्वल होता है जी ओ एच के माइनस ओ ई के, ठीक है। ओ एच की वैल्यू आपके पास ये ऊपर भी लिखी हुई है, ये वाली, नहीं तो डायग्राम से आप देखें ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 माइनस ओ ई की वैल्यू आपके पास है जी बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। आप कॉमन ले लें तो रह जाएगा ए प्लस सी माइनस, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस बी माइनस सी, और इसमें 1/2 सी तो हो गया कैंसिल, ए माइनस बी रह गया, ए माइनस बी, इसको आप नाम देते हैं 4 का। अब अगर आप देखें इसमें 1 2 आपस में इक्वल हैं, इट्स मीन ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और 3 और 4 इक्वल हैं, इट्स मीन ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम रेफरेंस दे देते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से अगर हम देखें तो जो ये वाले जो 2 साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जी ई जो है वो इक्वल है एफ एच के, ठीक हो गया। और इसी तरह फ्रॉम 3 and 4 से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं, इट्स मीन ये दोनों इक्वल होंगे। सो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि जी एफ, सॉरी आपको नज़र आ रहा होगा, जी एफ इक्वल है ई एच के। अच्छा, अब ये साइड्स इक्वल तो रेक्टेंगल में भी होती हैं, फिर कैसे पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है? तो रेक्टेंगल में 90 का एंगल बनता है, लेकिन पैरेललोग्राम में 90 का एंगल नहीं बनता। तो इट्स मीन यहाँ पर हम कोई सी 2 साइड्स, जैसे सपोज हम कर लेते हैं कि जी एफ और जी ई ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर नहीं है? तो इनके अंदर 90 का एंगल ना बने, तो वो आप चेक करने के लिए जी एफ और जी ई इन दोनों साइड्स का डॉट प्रोडक्ट लें।
डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो वो समझ लें परपेंडिकुलर होती हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाती है। तो यहाँ पर फिर ये होगा कि जी एफ का डॉट प्रोडक्ट अगर आप जी ई के साथ लेते हैं तो वो इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के, क्योंकि आप साइड्स को बेशक चेक कर लें इक्वल नहीं आएगा ज़ीरो के, तो इट्स मीन इससे ये साबित हो गया कि वो रेक्टेंगल नहीं है। तो ये हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं। सो ई एफ जी एच इज़ आ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जी, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम। सबसे पहले ये समझना जरूरी है ट्रेपेजियम कौन सी शेप होती है। अच्छा, इसमें भी 4 साइड्स होती हैं, लेकिन अब 4 साइड्स कैसे होती हैं जब मैं आपके सामने बनाता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ जी। कि सपोज ये एक साइड है, ठीक है, और इसके साथ इसके सामने ये हमारे पास समझ लें दूसरी साइड होगी, और इसको आप ज्वाइन करें इस तरीके से। मैं बना के आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ फिर। देखें जी, अब इसमें 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, लेकिन इस शेप में ये होता है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है, बस ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। ये बात याद रखनी। ट्रेपेजियम में क्या होता है जी, हैं तो 4 साइड, लेकिन ये जो साइड्स हैं एक दूसरे के, मतलब आप क्या यूं कह सकते हैं 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, बाकी 2 नहीं होती। ये ट्रेपेजियम है। अब इसमें भी चूंकि कोई वैल्यूज़ वगैरह गिवन नहीं है, सो हम इसको खुद ही लिख लेते हैं। ये ए हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास बी आ गया जी। नेक्स्ट इसको हम बी कह देते हैं, और ये सी, इसको हम सी बोल देते हैं, और ये हमारे पास डी हो गया, इसको हम डी कह देते हैं। अच्छा, अब वो क्या कहता है जी कि प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक डायगोनल हमारे पास ए सी हो जाएगा, और एक डायगोनल हमारे पास ये बी डी या डी बी आप कह सकते हैं। अब इन डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल। आप क्या करें जी कि एक लाइन बन रही है, कैसे कि आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। जब किसके मिड पॉइंट, डायगोनल्स के। अब सपोज कर लें कि ये जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है कहीं, और इस डायगोनल का मिड पॉइंट यहाँ पर है कहीं। इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन ड्रा होगी, ये वाली लाइन। अब इस लाइन का बेसिकली वो जिक्र कर रहा है कि ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट कैसे बनी, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, इज पैरेलल। ये जो साइड है ये पैरेलल है किसके, टू द पैरेलल साइड्स। अब इसके पैरेलल साइड्स, एक ये साइड है और एक ये साइड, देखें साइड्स का वर्ड यूज हुआ है। इसके पैरेलल ये वाली है और एक ये है, इनके पैरेलल है, एंड इट्स लेंथ इज हाफ द डिफरेंस। ये मैं आपको लिख के चीज़ें बताता हूँ। देखें ये पैरेलल होगी इसके उसकी। मैं आपको ना यहाँ पर लिख के एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले नंबर 1, जब उसने ये कहा कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन उसने दी है। नंबर 1 कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, टू दी पैरेलल साइड्स के। ये लाइन इस लाइन के और इस लाइन के पैरेलल है। इट्स मीन हमने नंबर 1 ये करना है कि इसको चलें ए बी सी डी नाम दे दिया है, इसको हम ई कह देते हैं और इसको हम एफ कह देते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिखाएंगे कि ई एफ जो है ये इज पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल है किसके जी, टू अपोजिट साइड्स। अब इसके अपोजिट साइड्स कौन कौन सी बन रही हैं जी, ये एक तो ए बी है, ठीक है, इस ए बी लिख लेते हैं, एंड और दूसरा कौन सा जी, ए बी के अलावा दूसरा डी सी, ठीक है, इसको आप डी सी कहेंगे। ये बेसिकली हमने साबित करना है कि ई एफ, ये जो लाइन है ई एफ, ये कैसे बनी, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं। ई एफ पैरेलल है ए बी के और डी सी के। एक तो ये बात हमने साबित करनी है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात वो कहता है ये जो इसकी लेंथ है, इस लाइन की जो लेंथ है, मतलब ई एफ जो है, ई एफ की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, इज हाफ। हाफ मीन 1/2। किसका हाफ है जी, डिफरेंस ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। यही जो दोनों साइड्स हैं इनका डिफरेंस, मतलब ए बी, ठीक है, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, ए बी से माइनस कर देंगे डी सी। ये मैथमेटिकली चीज़ बन रही है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। बहुत आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है। लेकिन सबसे पहले हम जो है इसका फाइंड करते हैं जो पहला पार्ट है या दूसरा, दोनों में से देख लेते हैं। तो अगर हम लेट्स सपोज ई एफ पहले लिख लेते हैं, ई एफ, हमें ई एफ के लिए लाजमी है कि ई एफ पता चले ये क्या है।
ई एफ जो है वो हमारे पास ई एफ इक्वल होगा ओ एफ के, ठीक है, माइनस ओ ई के। अब ओ एफ तो हमें पता ही नहीं है, ओ एफ हम पता कर लेते हैं। देखें ये मिड पॉइंट है बी डी का, तो यहाँ पर आप लिख लें कि ओ एफ बन रहा है बी प्लस डी डिवाइड बाई 2। ई भी लिख लेते हैं, ई हमारे पास जो है वो ए और सी का है, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये ई है। सो अब एफ की वैल्यू हमारे पास बी प्लस डी डिवाइड बाई 2, फिर आगे माइनस ओ ई की वैल्यू हमारे पास ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये वाली वैल्यूज, ठीक है। अब इनमें आप 2 कॉमन ले लें तो 1/2 जब आप कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा जी बी प्लस डी, माइनस है तो ये आगे दोनों माइनस में लिखें, माइनस ए माइनस सी। अब इसके अलावा अब बेसिकली ये हमारे पास जो प्रूफ होने जा रहा है वो यही वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखें इस तरह की डायरेक्शन बनती जा रही हैं। अब इसको ज़रा आपने खास ख्याल रखना है इस चीज़ का कि कैसे लिखेंगे 1/2। देखिए आप समझे 1/2 आपके पास आ चुका है। अब ए बी माइनस डी सी आपने लिखना है, ए बी। अब बी प्लस डी जो है, अब हमें ए बी इसी से बनेगा। तो यहाँ पर मैं पहले आपको साइड पे समझा देता हूँ कि ये ए बी है किसके इक्वल। ए बी जो है ये इक्वल बनता है जी ओ बी माइनस ओ ए, कितना तो आपको आइडिया है। अब ओ बी, बी हमारे पास ये बी है तो मैं इसको लिख लेता हूँ बी माइनस ए हमारे पास ए है। तो ये याद रखना है बी माइनस ए, इट्स मीन यहाँ पर आपको क्या चाहिए बी माइनस ए, तो ये आप पेयर अलग कर लें बी माइनस ए, ठीक है। फिर आगे आपको यहाँ पर माइनस चाहिए तो आप यहाँ पर लिख लें माइनस, ये माइनस हो गया। अब दूसरा आपको डी सी चाहिए तो डी सी भी आप जरा चेक करें किसके इक्वल आता है। डी सी इक्वल आता है ओ सी माइनस ओ डी के। ओ सी आपको पता है ये सी है और डी आपके पास ये डी आ जाता है। इट्स मीन देखिए आपके पास बाकी 2 रह गए, ये तो दोनों आ गए इधर, डी और सी रह गए, लेकिन हमें सी माइनस डी चाहिए। डी नेगेटिव होना चाहिए जबकि डी पॉजिटिव है, इसलिए तो बाहर आपने माइनस लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये माइनस वाला ये हो जाएगा प्लस और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। ये पॉइंट ज़रा समझना है आपने। इसको आपने कैसे लिखा है, ऐसे पेयर की फॉर्म में। कैसे, क्योंकि हमें कैसे पता चला कि हमने यहाँ से ये आइडिया लगा लिया था ये पेयर बनेंगे, तो वो देखें मैंने उस हिसाब से इसको लिख लिया। अब आप बड़ी आसानी से यहाँ पे लिए ये लिख सकते हैं कि b माइनस ए तो इक्वल होता है ए बी के, आपने इसकी जगह लिख दिया जी ए बी, फिर आगे माइनस और c माइनस डी तो इक्वल होता है जी डी सी के, ये भी आपने लिख दिया। और यही बात हमने प्रूव भी करनी थी, ठीक है। अब हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं जहाँ पे, इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये लिखा हुआ है इट इज़ क्लियर दैट लेंथ ऑफ ई एफ, क्योंकि ये जो लेंथ है ये देखें ई एफ की आ रही है, ई एफ की लेंथ इज हाफ, हाफ मीन 1/2 द डिफरेंस ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए बी और डी सी, देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी है और हाफ भी है। ये बात हमारी होगी है प्रूफ। अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो हमारा, वो टारगेट ये वाला है, ई एफ को हमने ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल है ए बी और डी सी के, ठीक है। अच्छा देखिए मैंने लिख लिया है कि ए बी, ये तो हमें क्लियर है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। कैसे देखें, अब ये जो ए बी है, अब मैंने आपको बताया था ट्रेपेजियम में कैसी शेप होती है जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। अब ए बी पैरेलल है डी सी के, ये तो क्लियर है, पहले ये समझ लें, ये तो हमने लिख लिया, ठीक है जी। सो इसलिए ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। अब पैरेलल होने का मतलब क्या है, जब ये पैरेलल है तो इट्स मीन यहाँ पर जो हमारे पास डी सी है, ठीक है, ये कोई मल्टीपल होगा, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी के। ये फार्मूला भी आपने पढ़ा था, जब कोई दो से वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू, अब ये जो वैल्यू डी सी की समझ लें, ये वैल्यू बन गई है, इसको हम पुट कर लेंगे, पुट इन 1। अब 1 कौन सी है जी, इसी को आप नाम दे दें 1 का, ठीक है। अब इसमें आप पुट करें तो देखें जी, मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, ये समझ लें यही लिख रहा हूँ 1/2, ठीक है, 1/2 और आगे और इधर हमारे पास चल रहा है जी ई एफ। अब ए बी तो इसी तरह आ जाएगा, ए बी माइनस, अब आप जो है ना डी सी की जगह क्या लिखेंगे, लेमडा ए बी, तो यहाँ पे लिख लें लेमडा ए बी, ठीक हो गया जी। अब इसमें से आप क्या करें कि ये 1/2 इसी तरह लिखें, ये देखें ए बी दोनों में है ना, तो ए बी आप कॉमन ले लें, तो यहाँ से रह जाएगा 1 माइनस यहाँ से लगेगा लेमडा और ये ए बी आपने ले लिया कॉमन। अब ये जो सारा है, इस सारे को सपोज आप जो है वो कोई और नंबर लेट कर लें, लेमडा 1 कह दें, ठीक है, लेमडा 1 कर लें, 1/2
1 माइनस लेट हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो सारा है ये किसी और नंबर है, तो नंबर ना कोई, ठीक है, लैम्डा की जगह वैल्यू को पुट करें तो ये कोई नंबर बन जाएगा। इस नंबर को हम किसी और नंबर के इक्वल कर लेते हैं। तो सपोज किया जी कि ये लैम्डा 1 के इक्वल आ गया और ये ए बी। देखें ये भी एक और कंडीशन हमारे पास बन चुकी है कि ए ई एफ जो है ये स्केलर मल्टीपल है, ये कोई नंबर है ए बी का। तो जब ये कंडीशन आ जाए तो इससे क्या बात साबित होती है कि ई एफ पैरेलल है ए बी के। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया जी, दिस शोज दैट, ये बात शो करती है कि ई एफ पैरेलल है ए बी के। अगर ई एफ पैरेलल है ए बी के तो यहाँ पर जो एस ए बी आगे पैरेलल है डी सी के। अगर देखें ई एफ ए बी के पैरेलल है, ए बी आगे डी सी के पैरेलल है, तो इट्स मीन ई एफ डी सी के पैरेलल भी होगा। सो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि ई एफ इज आल्सो पैरेलल, ठीक है, इज आल्सो पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ये तो हमने साबित किया। डी सी कहाँ से आ गया, क्योंकि देखें आगे जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है। कैसे, ये देखें आप शेप से देखें, ये तो हमने साबित किया कि ई एफ पैरेलल ए बी के, तो ए बी आगे पैरेलल है डी सी के, तो इट्स मीन ई एफ डी सी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि हमने यही चीज़ प्रूव भी करनी है कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। सिर्फ ए बी नहीं बल्कि डी सी भी है। जब ये प्रूव हो गया तो ये भी हम ऑटोमेटिकली उसी का रेफरेंस दे के आगे कह सकते हैं। सो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है जी, ओ पी क्यू आर। ओ पी क्यू आर ये जो शेप है इज आर ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम है मेड फ्रॉम 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब ये कैसे बना हुआ है, वो कहते हैं 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल से। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये ओ पी एस एक ये ट्राइंगल है, और एक समझ लें एस पी क्यू ये वाली है, और एक एस क्यू आर ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में इनकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है। इन तीनों की मदद से ये जो शेप बनी है ये ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है जी। विद ओ पी इसमें से कुछ जो साइड्स हैं, जैसे ओ पी उसने बता दिया आर है, ओ एस जो है वो एस के इक्वल है, एंड एम उसने कह दिया है कि ये जो एम है इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो ये हमारे पास एक शेप बन गया है, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है, आप कोशिश करें ये डायग्राम खुद बनाएं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपको नहीं भी गिवन तो आप उसको खुद बनाना भी आपको आती हो। अच्छा, अब हम इसमें प्रूफ क्या करेंगे। नंबर 1, राइट पी एस इन टर्म ऑफ आर। मैं पहले ये करता हूँ कि ये डायग्राम ज़रा दोबारा से यहाँ पे बना लेता हूँ, इस पेज पे हम सॉल्व करते हैं। तो शेप तो मैंने बना लिया जी, देखें अब राइट पी एस को लिखना है इन टर्म ऑफ आर एन एस, ये भी मैंने लिख लिया। अब शो दैट ओ क्यू इज़ पैरेलल टू एस एस एम। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, जब उसने ये कहा ना कि ओ क्यू जो है वो पैरेलल है, ठीक है, ओ क्यू पैरेलल है किसके, एस एम के। पैरेलल होने से मुराद ये है कि ओ क्यू कोई स्केलर मल्टीपल होगा एस एम के। अगर ये बात हम साबित कर लेते हैं तो समझ लें ये बात प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब ये बेसिकली क्वेश्चंस के अंदर जो सारा को लिखा था, सारा डाटा हमने लिख लिया। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं जी। तो पार्ट 1 का जो हमारे पास सोल्यूशन देखिए पी एस का उसने जिक्र किया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी एस। अब पी एस किसके इक्वल है जी, सिंपल सा जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं ओ एस माइनस ओ पी, ठीक है। अब ओ एस हमारे पास ओ एस जो है वो एस के इक्वल है, माइनस ओ पी जो है वो आर के इक्वल है। देखें ये बेसिकली पी एस को हमने लिख लिया इन टर्म ऑफ एस एंड आर या आर एंड एस, एक ही बात है। तो ये हमारा जो हमने प्रूव करना था ये हमने प्रूव कर लिया। इसको अगर मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ पी एस इन टर्म्स ऑफ आर एंड एस। इसका मतलब ये होता है कि इसमें इसका जो आंसर है इसमें आर और एस दोनों मौजूद हैं, तो दोनों मौजूद हैं, ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है वो पार्ट 2 है, और वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है। अब पार्ट 2 में टारगेट ये था कि वो कहता था कि ओ क्यू पैरेलल है एस एम के। ये कंडीशन तो हम मैथमेटिकली हमने खुद लिखी है ना, क्योंकि जो दो पैरेलल होते हैं उसकी ये कंडीशन बनती है। फिर बेसिकली हमने फिर ये साबित करना। अब हम सबसे पहले ना ओ क्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ओ क्यू जो है, क्योंकि इसमें हमें चाहिए ओ क्यू हमारे पास किसके इक्वल बनता है जी, डायग्राम से ज़रा देखें। ओ क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं ना खुद से लाइन ड्रा कर लेता हूँ ब्लैक से, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। ये हमारा ओ क्यू है, ठीक है। अब ओ क्यू कैसे क्लियर हो रहा है कि ये बन रहा है ओ क्यू तक अगर आपने जाना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं, एक ओ एस और एक एस क्यू। आप ओ एस पे जाएंगे फिर एस क्यू पे जाएंगे तो समझ लें आप पहुँच जाएंगे। सो इट्स मीन यहाँ पे ये हो गया,
और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। सो हम यहाँ पे ये कहेंगे ओ क्यू इक्वल है ओ एस के, ठीक है, जैसे वो हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं, ओ एस के और प्लस ओ एस के साथ क्या ऐड करें, एस क्यू, एस क्यू, तो ये आपके पास ओ क्यू आ जाएगा। ये हमने हेड टू टेल रूल यूज़ किया, ये साइड प्लस ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। अब इसके अकॉर्डिंग बल्कि मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है, हेड टू टेल रूल की मदद से ये चीज़ हमने लिखी है। और इसमें अब अगर हम देखें तो ओ एस किसके इक्वल है, ओ एस तो हमारे पास एस के इक्वल है, ठीक है, ये हो गया एस। अब प्लस एस क्यू किसके इक्वल है, एस क्यू जो है, देखिए बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो एस क्यू जो है वो बिल्कुल सामने है इस साइड के, तो ये एक सारी जो है ना ओ एस क्यू पी, ये जो शेप मानेंगे ये पैरेललोग्राम भी है। अगर जो साइड ये है बिल्कुल वही ये होगी, क्योंकि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ठीक है। अगर ये आर है तो ये भी क्या होगी, ये भी आर होगी, इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये कैसे पता चला, क्योंकि ये शेप पैरेललोग्राम बन रही है, दो यहाँ पे ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जब आपस में गठी होंगे तो ये जो शेप बन रही है ये पैरेललोग्राम है, इसलिए हमने इसको आर कह दिया। तो हाँ, यहाँ पर हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि एस क्यू इक्वल है आर के। क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे ओ पी जो है वो यूँ कह सकते हैं पैरेलल है किसके जी, एस क्यू के। पैरेलल के साथ साथ आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम बन रही थी, पैरेलल के साथ साथ फिर वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। सो ओ पी इक्वल है एस क्यू के, ओ पी की वैल्यू आर है तो एस क्यू की भी आर होगी। सो दैट्स वाई हमने लिख लिया। अब दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए एस एम, ठीक है, एस एम का वैल्यू फाइंड करना है। एस एम जो है यहाँ पे लिखते हैं जी एस एम का आप सिंपल सा फार्मूला लिख सकते हैं इजीली कि ये ओ एम माइनस ओ एस के इक्वल है। अब मसला ओ एम का है, ओ एस तो हमें पता है, ओ एस हमारे पास जो है ना वो एस के इक्वल है, लेकिन टारगेट जो है वो हमारे पास ये नहीं फाइंड हमें ओ एम, ठीक है जी। तो सबसे पहले ओ एम देख लेते हैं क्या चीज़ है। ओ एम से मुराद एम की बात हो रही है, तो एम जो है एक मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सो हमने लिखा जी कि एज गिवन दैट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब इसका मतलब ये हुआ कि एम अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, क्यू आर की मदद से, क्यू और आर। अब इसमें हमें क्यू और आर का भी प्रॉब्लम है। अब इसमें अगर हम देखें तो आर, अगर हमारे पास ये क्यू और आर होंगे तब ये फाइंड होगा। क्यू से मुराद ओ क्यू, ये तो हमने फाइंड किया है जी, ओ क्यू हमारे पास एस प्लस आर मौजूद है, ये तो है, मतलब इसका हमारे पास जो आंसर है वो एस प्लस आर है। अब प्रॉब्लम आर का आर है, आर हमारे पास नहीं है, तो आर को पहले हम फाइंड कर लेते हैं जी। सो यहाँ पे हम पहले आर फाइंड करते हैं, आर मीन हम ओ आर लिख लेते हैं। अब देखें ओ आर किसके इक्वल है, अब ओ आर जो है ओ से लेकर आर तक, ओ आर बेसिकली दो हिस्से हैं उसके, ओ एस और एस आर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर ये एस है तो ये भी एस, इसको आप एस लिख सकते हैं। अच्छा आप सोच रहे होंगे कैसे, देखें ये जो सारी शेप्स हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, अगर ये एस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है सारी साइड आपस में इक्वल भी आप कर सकते हैं, इसमें ये साइड अगर एस है तो ये भी आप एस कह सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि ओ आर इक्वल है किसके, पहले ओ एस प्लस एस आर के, ठीक है। मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ओ आर इक्वल है ओ एस प्लस एस आर के। ओ एस तो हमें गिवन है, ये हमारे पास है जी एस, और एस आर को भी हमने एस ही कह दिया है क्योंकि साइड सारी इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी जिक्र हुआ था, तो ये हमारे पास बन जाता है जी 2s। अब ये आर भी क्लियर हो गया, क्यू भी हमें पता है। अब क्यू और आर का मिड पॉइंट, अब क्यू की वैल्यू हमें पास ये वाली है, ठीक है, यानी कि एस प्लस आर, ये क्यू की वैल्यू होगी, और प्लस आर की वैल्यू हमारे पास है जी 2s। आप दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा। अब बेसिकली ये मिड पॉइंट की वैल्यू है, ये आप यहाँ पे पुट कर लें। सो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे जी, s प्लस आर, ठीक है, ये वाली वैल्यू सारी, और प्लस 2s डिवाइड बाय हम लिख लेंगे 2 माइनस, अब os की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है जी, os की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है s, ठीक है, दोबारा से बेशक देख लें, ये os की वैल्यू जो है वो s है। इसमें जो टेक्निकल पॉइंट था वो ये सारा था, ये अगर आप समझ लेते हैं, समझ लें आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करें, इसका आप इसके नीचे खुद से 1 लिख के इसका एलसीएम निकालें जी, एलसीएम 2 बन रहा है। अब 2 का टेबल 1 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें,
तो 1 जब इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, ठीक है जी, s प्लस आर प्लस 2s, ठीक है। आगे -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बन जाएगा 2s। अब इसमें मज़े की बात यह है कि ये 2s कैंसिल हो गया, s प्लस आर डिवाइड बाई 2, इसको आप यूँ लिख सकते हैं 1/2 s प्लस आर। अब एक और यहाँ पर देखें तो s प्लस आर किसके इक्वल है, s प्लस आर जो है वो इक्वल है ओ क्यू के। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं s प्लस आर इक्वल है ओ क्यू के। यहाँ पे बेशक साइड पे मेंशन भी कर दें ओ क्यू बेसिकली इक्वल है s प्लस आर के। और यहाँ पर आपकी क्या साइड चल रही है जी, एस एम, ठीक है। और इस 2 को अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ओ क्यू आ गया। ओ क्यू को आप इस तरफ लिख लें, ओ क्यू इज इक्वल टू, ये सारा इधर आ जाएगा 2sm के। अगर आप गौर करें तो हमने यही चीज़ साबित भी करनी थी। ओ क्यू देखें स्केलर मल्टीपल आ गया, किसी कोई नंबर है ना sm के, तो जब ये कंडीशन आप लेट कर लें, लेट हम कहते हैं जी कि लेमडा इज इक्वल टू 2, आप ओ क्यू इक्वल कर लें लेमडा sm के। तो ये बात ये साबित कर रही है कि ओ क्यू जो है पैरेलल है sm के। आप स्टेटमेंट में लिखते हैं दिस शोज दैट, ये शो करता है कि ओ क्यू इज पैरेलल टू sm। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बी सी डी इज आर ट्रेपीजियम। ये आपके सामने शेप बनी हुई है ए बी सी डी, ये जो शेप है ये ट्रेपीजियम है। विद ए बी, आपको पता है ट्रेपीजियम में 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, ये ए बी पैरेलल है डी सी के। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो ई है, ई इज़ द पॉइंट ऑन द डायगोनल, ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर एक पॉइंट ई है, और ये जो ई है इसमें बी डी के ऊपर, सच दैट डी ई इज थर्ड है जो है बी डी बी का। मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो डी बी है इसके टोटल लेट्स वो 3 हिस्से बनाने हैं, और 3 में से जो डी ई है ना, ये वाला डी से लेकर ई तक, ये तीसरा हिस्सा है। मतलब एक हिस्सा ये है और 2 हिस्से ये हैं, ये इस बात का मतलब है। और हमने क्या प्रूव करना है, शो दैट बी सी, अब ये बी सी है, ये पैरेलल है ए ई के, ए को ई से ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मैंने आपके सामने ये दोबारा से डायग्राम बना ली है, और हम इस ए ई को ज्वाइन भी कर लेते हैं जी। बेसिकली हमारा टारगेट फिर क्लियर हो जाएगा कि हमने ए ई को पैरेलल क्लियर करना है बी सी के, ठीक है, ये बेसिकली टारगेट है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा जी कि एज गिवन, ये जो चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि डी ई 1/3 है डी बी का। मतलब ये जो डी ई है, ये वाला जो पार्ट है, ये इस पूरे का तीसरा हिस्सा, एक हिस्सा ये कर लें, ठीक है, ये 1 होगा और ये 2 हो जाएगा। देखें 1 और 2 टोटल 3 है ना, 1 और 2 ये 3 बन जाता है। 3 में से ये वाला एक है और 2 हिस्से इस तरफ है, ये इसका मतलब होता है। यानी कि मैंने लिख भी दिया, इट शोज दैट ई डिवाइड्स, ये जो ई है ये इस लाइन को कैसे डिवाइड करे डी बी को, इन द रेशो 1:2, 1:2। इसका मतलब ये बेसिकली ये है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर बाय रेशो फार्मूला भी हम ए ई फाइंड कर सकते हैं, और भी तरीका है, लेकिन हमने क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में बड़ी डिटेल से समझा था कि जब इस तरह की शेप आ जाए तो ए ई, क्योंकि ये एक पोजीशन वेक्टर से मतलब बन रहा है, या इसको आप ए ई कोई वेक्टर कह सकते हैं, जैसे वहाँ पे पोजीशन वेक्टर था, तो बिल्कुल वही शेप बन रही है। तो यहाँ पर हम बाय रेशो ए ई फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि वो बी सी के पैरेलल है या नहीं। तो रेशियो फार्मूला आपको पता होना चाहिए जी। रेशियो फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो रेशियो फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है जी R इज इक्वल टू एन ए, ठीक है, प्लस एम बी डिवाइड बाय एन प्लस एम। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी, ठीक है। यहाँ पर ये एन, ये एम है, और ये हमारे पास एन होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी कि R इज इक्वल टू, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग n जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ जो इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये 12a, ठीक है, ये हमारे लिए समझ लें a है और ये समझ लें हमारे लिए b है। जैसे ये a है और ये समझ लें b है। फिर आगे प्लस, ठीक है, इंटरनली इसको डिवाइड किया इसलिए प्लस आएगा, और आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 2 3b डिवाइड बाय आप कर लेंगे जी 1 + 2। ये अगर आपने कर लिया तो समझ लें आपका बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12a ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा जी 6b डिवाइड बाय आ जाएगा 3। इनमें आप 6 कॉमन ले सकते हैं,
6 आप कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा 2a प्लस बी डिवाइड बाय 3 जो है ना वो डिवाइड हो सकता है इससे, तो ये फाइनल आपके पास 2a प्लस बी आ गया। तो ये आपके पास r जो है जिसको हमने r का नाम दिया हुआ है बेसिकली r हमारे पास इक्वल है ए ई के, तो हम इसको बजाय r के हम ए ई लिख लेते हैं। तो ये e का आंसर आ गया। अब ए ई तो आ गया, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट बी सी है, क्योंकि फिर हमने देखना है कि ए ई बी सी के पैरेलल है कि नहीं। बी सी के लिए आप क्या करेंगे, एक और लाइन यहाँ से ड्रॉ करें जी ए से लेकर सी तक, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है तो ताकि क्लियर हो। अब देखें ए से सी, अब ए से सी जो है ना वो हमारे पास बन रहा है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, इसलिए ये फार्मूला हम लिख रहे हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ जी। तो ये बाय हेड टू टेल रूल हमने लिखा है कि ए बी प्लस बी सी करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा ए सी के। ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जो हमने बी सी हम फाइंड कर सकते हैं। अब बी सी जो है वो इक्वल होगा जी, बी सी इक्वल है ए सी, और इसको इधर ले आए तो ये ए बी हो जाएगा। अब इसमें अगर ए सी की वैल्यू आप देखें, ए सी की वैल्यू आपको नहीं पता, ठीक है। ए बी की तो आपको पता है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 12a है, लेकिन ए सी की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, बी सी भी ऊपर से फाइंड करना है। तो सबसे पहला टारगेट हम ए सी किसी तरीके से फाइंड करें। इसके लिए ज़रा हम अलग से थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। ए सी जो है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर हम ये डायग्राम सपोज करें, ए डी प्लस डी सी इक्वल होगा ए सी के। तो इस तरह हमारे पास ए सी आएगा, जब ए सी आ जाएगा तो फिर बी सी भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रफली आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ कि ए सी आप कैसे फाइंड करेंगे। ए सी के लिए आप क्या करेंगे, ए सी इक्वल होगा ए डी के, ठीक है। ए डी प्लस ए डी में अगर आप ऐड करें डी सी, ये हेड टू टेल रूल हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर आपस में जमा करने से ये इनका रिजल्टेंट बनता है। अब हमारे पास ए डी भी है, डी सी भी है। ए डी हमारे पास 3 भी है, ठीक है जी, और डी सी जो है वो हमारे पास 18a है, तो ये 18a लिख लेते हैं। अब हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेते हैं जी, ठीक है। ए सी की वैल्यू अब हमारे पास ये वाली है जो कि 3b प्लस 18a के इक्वल है। आगे माइनस ए बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ए बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 12a है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 12a, ठीक है जी। अगेन समझा रहा हूँ कि ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करनी है। अब इसको आप सॉल्व करें जी। इसमें अगर आप देखें तो a और 12a, 18a में से 12a माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6a, और इसके साथ आप लिख लें प्लस 3b। इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लें, 3 जब आप कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा 2a प्लस b, ठीक है। अब हमने बेसिकली जो चीज़ लेकर आनी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बी सी और यहाँ पर किसी तरह, ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि बी सी पैरेलल है ए ई के। बी सी, अब हमारा कोशिश है कि ए ई किसी तरह इसके साथ बन जाए, तो ए ई बन सकता है इजीली। ए ई जो है वो इक्वल है इस चीज़ के, ये चीज़ तो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम 2 का है जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, खुद से जो है ना वो 2 लिख लेते हैं। लेकिन आपको पता है जो चीज़ हम खुद से लिख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम 2 लिख रहे हैं, ठीक है, तो 2 फिर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये 2 तो हमने लिखा था कि वो ई बन जाए, लेकिन फिर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 3/2 इसी तरह ये जो सारा है ये सारा इक्वल है ए ई के। यहाँ पर हम इसकी जगह लिख लेंगे ए ई। अब इससे देखें, जब भी मैंने आपको बताया था कि कब कोई वेक्टर किसी वेक्टर की कोई स्केलर नंबर मल्टीपल हो जाए तो वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसको आप यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि जी लेमडा आप कहते हैं कि 3/2 इज इक्वल टू लेमडा हो गया। तो यहाँ पर आप इजीली कह सकते हैं कि बी सी जो है वो लेमडा यानी कि स्केलर मल्टीपल है ए ई का। इस बात का क्या मतलब है, दिस शोज दैट बी सी इज पैरेलल टू ए ई। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर बल्कि मैं लिख भी देता हूँ कि ये अक्सर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये 2 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर हमने आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किया है जी, 2 खुद से किया है, ठीक है, ताकि वो हमारे पास ए ई बन जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है जी, ए बी सी डी ई एफ इज आ रेगुलर हेक्सागोन। ए बी सी डी ई एफ, ये जो शेप है ये एक रेगुलर हेक्सागोन है
हेक्सागोन एक ऐसी शेप होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसको कहते हैं हेक्सागोन। एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रही है। इफ़, इसमें वो कहते हैं कि अगर ए बी आपको दे दिया जाए ए और बी सी आपको बी दिया जाए, देन ये बाकी सारे आपको गिवन है, ये आप जो है ना फाइंड करें इन टर्म ऑफ ए एंड बी। अब कैसे फाइंड करेंगे जी? लेट्स सपोज सबसे पहला जो है वो हमारे पास ए सी है, ए सी को हम फाइंड करना चाहते हैं। डायग्राम में ज़रा देखें तो ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, तो ये मैं ज़रा खुद से अभी मज़ीद इसको कंप्लीट करता हूँ। ए से सी, तो ये ए से सी है। ए से सी हमारे पास अब दो तरीके हैं जी। देखें, ए से सी अगर हम हेड टू टेल रूल यूज़ करें तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा ए सी के। हम इसका मतलब है इजीली जो है वो ए सी फाइंड कर सकते हैं। ए सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? ए सी इक्वल है ए बी प्लस बी सी। ये हमने कैसे लिखा है? ये बाय हेड टू टेल रूल हमने लिखा है, यहाँ पर बेशक मेंशन कर लें, बाय हेड टू टेल रूल। ठीक है, बाय हेड टू टेल रूल हमने ये फार्मूला लिखा। अब इसमें ए बी हमें पता है जो कि इक्वल है ए के, प्लस बी सी भी हमें पता है जो कि इक्वल है बी के। तो ये हमारे पास ए सी फाइंड हो चुका है इन टर्म ऑफ ए एंड बी। इसको आप सर्कल कर लें ताकि ये क्लियर होता जाए, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है वो सी डी है। अगर आप डायग्राम से देखें तो सी डी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सी डी बनता है। अब सी डी हम कैसे फाइंड करेंगे जी? यहाँ पर हम एडिंग बना लेते हैं जी, सी डी हमारा भी टारगेट है। अब सी डी के लिए एक फार्मूला अगर हम लिखें बाय हेड टू टेल रूल ही, तो अगर हम एक वेक्टर ये कंसिडर कर लें क्योंकि ये हमें पता भी है अभी, दूसरा हम अगर ये कंसिडर करें सी डी, और इस तरह फिर हम जो है ना वो ए डी का सहारा लेके हम सी डी फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी कि ए डी को खुद से ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास ए डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ जरा हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम ये फार्मूला बनाएं तो फार्मूला हमारे पास बनता है जी ए सी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साथ साथ ए सी प्लस ए सी में क्या ऐड किया जाए? सी डी। सी डी इक्वल क्या आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा? ए डी। ठीक है, ए डी। अब हमने सी डी फाइंड करना है, तो सी डी को आप इधर रहने दें, ये लिख लें जी ए डी माइनस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा ए सी। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है जी, देखिए ए सी तो हमें पता है ये ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ए डी तो हमें पता ही नहीं है। अब इसका मतलब है पहले हमें ए डी फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम साइड पे ही ए डी पहले फाइंड करेंगे। ए डी से ज़रा हमारा एक और काम भी फाइंड हो सकता है, हम उससे डी ए भी कर लेंगे। तो आप यूँ समझें हम डी ए फाइंड कर रहे हैं ताकि हमारा ये टारगेट भी साथ साथ कंप्लीट हो जाए। डी ए, इसी से हम ए डी कर लेंगे। आप देखें तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि ये जो ए डी है, ठीक है, या इसको आप डी ए कह रहे हैं, पहले तो हम अपनी आसानी से लिखेंगे ए डी। यहाँ पर ए डी जो है वो इक्वल किसके है? देखिए बेसिकली ये एक डायगोनल है, ए से लेकर डी तक एक डायगोनल है, और ये डायगोनल हमेशा इस जो रेगुलर हेक्सागोन है इसका डायगोनल हमेशा दो साइड्स होती हैं। दो साइड्स को आपस में ज्वाइन करें तो आपका जो वो डायगोनल है वो बन जाता है। अब इसका जो साइड्स है वो बेसिकली इसके जो बिल्कुल सामने है वो बी सी आप करें तो टू बी सी। ये बात मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि डायगोनल्स क्या होता है जी, यहाँ पे डायगोनल इक्वल होगा टू मल्टीप्लाई साइड। एक साइड को आप टू से देखें, बेसिकली रेगुलर हेक्सागोन में ये होता है कि सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, एक बात तो ये याद रखनी है। और दूसरा इसके अंदर अगर हम सारे डायगोनल्स, ये डायगोनल और एक ये वाला है और एक ये वाला है, अगर ये सारे डायगोनल्स हम आपस में ज्वाइन कर लें, ठीक है, मैं आपको बेशक ज्वाइन करके बता देता हूँ, ये एक आइडिया हो जाएगा आपको। एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखें 1 2 3 ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 1 2 3, इसी तरह 1 2 3 ये सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलके एक रेगुलर हेक्सागोन बनाती हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल से मुराद के सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये इसका एक सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात भी देखें, आप सपोज ये साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइड और एक ये साइड, दो साइड्स मिलके एक पूरा डायगोनल बना रही हैं। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो ए डी है ये कैसे बनेगा? अगर आप बी सी को डबल कर लें, बी सी को अगर डबल करेंगे तो ए डी बन जाएगा। ठीक है, अब बी सी तो हमें ऑलरेडी पता है, बी सी की वैल्यू हमारे पास बी है,
इस तरीके से हमारे पास ए डी आ जाता है, जो कि यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन टारगेट तो हमारा डी ए है ना, जो ऊपर जो क्वेश्चन भी सॉल्व करना ताकि, तो इसको डी ए जब आप बनाएंगे चेंज करेंगे तो इसके साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा, ये 2b, ठीक है। और इसी से ये डी ए जो है ये माइनस दूसरी तरफ आ जाएगा -2b। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 टारगेट कंप्लीट हो गए। एक तो हम चाह रहे थे ए डी फाइंड हो जाए, इसके लिए वो भी हो गया, और इसके साथ साथ डी ए भी फाइंड कर लिया। ये बात आगे एक और दफ़ा मैं आपको आगे जाके फिर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आप देखें ए डी की वैल्यू आपके पास क्या है जी 2b, यहाँ पे आप लिखें 2b माइनस ए सी की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि बाहर माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखें a प्लस बी। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये 2b माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, और 2b में से b माइनस करेंगे तो ये b माइनस ए, ये आपके पास जो है वो फाइंड हो जाएगा सी डी, ठीक है जी। तो ये आपका एक और टारगेट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 3 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, ए सी डी भी हमने फाइंड कर लिया, इसके साथ साथ हमारा अब डी ए भी फाइंड हो चुका है। अब नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं जी ई एफ, ठीक है। अच्छा, ई एफ के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखें ये ई एफ है, ये जो रेगुलर हेक्सागोन होती है ना, इसमें ये साइड और ये साइड, एक तो इसमें सारी साइड्स इक्वल भी होती हैं, दूसरा ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं जैसे इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये है, ये एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमने ई एफ फाइंड करना है तो ये अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये भी इसके डायरेक्शन में पैरेलल होगी। पैरेलल मीन साथ साथ इक्वल तो है ही हैं, ठीक है। अगर ये बी है तो ये भी बी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम ये देखें ये बी सी है ना, हम लिखेंगे एफ बी से सी, इसी तरह एफ से ई, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे एफ से सी, सॉरी एफ से ई। एफ से ई जो है वो इक्वल है बी सी के, ठीक है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं, हमें एफ ई नहीं चाहिए, हमें ई एफ चाहिए। तो यहाँ पर हम ई एफ जब करेंगे तो इसके साथ माइनस लगा लेंगे, डायरेक्शन चेंज होगी। और बी सी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो कि बी है, इस माइनस को भी आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो इस तरह ये माइनस बी आ जाएगा। सो हमारे पास ई एफ की वैल्यू भी जो है ना वो फाइंड हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है वो ई बी है। अब यहाँ से देखते हैं ये ई बी कहाँ पर है, ये ई बी है जी, मतलब ये वाला डायगोनल बन रहा है। अब आपने ये याद रखना है कि ये डायगोनल्स इसके जो अपोजिट साइड है, ये वाली जो सामने साइड है, इसका डबल करने से ये डायगोनल्स बन जाएगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागोन में जो डायगोनल होता है वो 2 साइड से मिला होता है, 2 साइड से। इसी तरह अगर आप इसके ये वाले सामने साइड्स को डबल करें तो ये ई बी भी आ सकता है, ठीक है। इसके सामने चूँकि यूँ है तो इसको भी अगर हम यूँ कंसिडर करें तो हम बी ई लिख लेंगे। पहले हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि बी ई जो है वो क्या है जी, वो डबल अगर आप करें सी डी को, ठीक है, क्योंकि सी डी हमें ऑलरेडी पता है, सी डी को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ई बन जाएगा। अब सी डी हमें ऑलरेडी पता है, सी डी की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है जो कि है बी माइनस ए। इस तरीके से आप ये बी ई को चेंज करें ई बी में तो ये डायरेक्शन सिर्फ आपको चेंज करनी पड़ेगी, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस आप दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस इधर आ गया, आप बी माइनस ए हो गया जी। इसको आप ये माइनस इधर अंदर अप्लाई कर दें 2, इसी तरह देखें ये माइनस में ना, ये अब हो जाएगा प्लस में और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। तो इस तरीके से आपके पास ई बी जो है वो फाइंड हो जाता है, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा टारगेट हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा जी एफ ए है। एफ ए यहाँ पर है, इसके बिल्कुल सामने ये इसके पैरेलल है, पैरेलल मीन साथ साथ इसके इक्वल भी होगी क्योंकि हेक्सागोन में सारी साइड्स इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ए को फाइंड करेंगे सी डी की मदद से। तो यहाँ पर मैं एफ ए नहीं लिख रहा चूँकि जैसे ये सी डी है ना, जिसको मैं ए एफ लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ ए एफ जो है वो इक्वल है किसके जी, सी डी के। ये हो गया सी डी। अब सी डी आगे इक्वल है, सी डी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है जो कि है बी माइनस ए, ठीक है। और हमें ए एफ नहीं चाहिए, हमें एफ ए चाहिए। तो ये बन सकता है, कोई मसला नहीं, ये एफ ए हो गया लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा। ये माइनस जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा इनके साइन चेंज कर देगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये एफ ए जो है वो फाइंड हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है वो रह गया जी एफ सी। एफ सी जो है ये कैसे फाइंड होगा, एफ सी को पहले हम डायग्राम में देखते हैं ये कहाँ पे बन रहा है जी। तो ये है जी एफ सी। एफ सी बेसिकली फिर डायगोनल है, तो डायगोनल के सामने जो साइड है
ए बी है, मतलब इस ए बी को आप डबल करेंगे तो एफ सी भी बन सकता है। यानी कि आप एफ सी कैसे फाइंड करेंगे, 2AB की मदद से। ठीक है, 2 मीन एक साइड को आप डबल करें, डायगोनल, डायगोनल बेसिकली डायगोनल में 2 साइड्स होती हैं, इस तरह आप यूँ कह सकते हैं कि इसको डबल करने से। तो ये 2, अब ए भी हमें पता है वो ए के इक्वल है, इस तरह ये आपके पास एफ सी भी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ये सारे जो है जो आपने फाइंड करने थे ये कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी जिस स्टूडेंट्स, आपको जैसे ये कहूँगा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फजल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में कोशिश करूँगा अपलोड करूँ। बाकी जी पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी तो कोई मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ, आपका कोर्स जो है ना वो जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट हो जाए। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।